Good evening, all of you, once again. I hope you guys are doing absolutely fine. Let's continue our discussion with strategic management, chapter number 5 today. तो हमने chapter 4. Chapter 1, 2, 3 detail में revise कर लिया है. Today we're going to start with chapter number 4, that is your corporate level strategy. अब देखो chapter 4, 5, 6 में हम टेक्निकली अलग अलग सारे स्ट्रेटेजीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. फोर्थ चैप्टर विल रिवॉल्व अराउंड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, फिफ्थ वन विल बी अराउंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एंड सिक्स्थ वन विल टॉक अबाउट फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज. मतलब इन तीनों चैप्टर में अलग अलग टाइप के सारे स्ट्रेटेजीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो समझने का ट्राई करेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, यहां पर अपने को फोकस करने का है 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर. One is stability, second is expansion, third is retrenchment, and the last one is going to be a combination strategy. समझ रहे हो? ये 4 वर्ड्स अपने को या जो 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर आने वाले हैं. एक काम करो, इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 4.2. इन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज को भी और क्या क्या बोलते हैं, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स, बिकॉज इन एग्जाम यू मे हैव अ क्वेश्चन जहां पे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी वर्ड रहेगा या कुछ अदर टर्म्स भी आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसको हम बोल सकते हैं बिजनेस डायरेक्शनल स्ट्रेटजी या बोल सकते हैं ग्रैंड स्ट्रेटजीज. तो कुछ वर्ड मार्क करवाता हूं, उनको अच्छे से मार्क करो इंपॉर्टेंटली. देखो ये स्ट्रेटजीज को आप ग्रैंड स्ट्रेटजीज बोल सकते हो, बिजनेस डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बोल सकते हो, या बोल सकते हो ग्लूक एंड जॉन ने क्या बिजनेसेस के रिगार्डिंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की है, वो भी एक टर्म यूज हो सकता है. तो यू नो इट कैन बी अ स्ट्रेटजी गिवन बाय ग्लूक एंड जॉ और अ बिजनेस डायरेक्शनल स्ट्रेटजी और ग्रैंड स्ट्रेटजी, जहां पर हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन के बारे में. हाँ, जो स्पेसिफिकली बिजनेस रिलेटेड स्ट्रेटजीज है वो माइकल पोर्टर ने दी थी, वो चैप्टर नंबर 5 में आएगा. कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, फिर बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी करके रहेगा, वो हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे. फिर चैप्टर नंबर 6 में डिफरेंट फंक्शंस के रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज आएंगे. हमारा लेट्स से मार्केटिंग फंक्शन हो गया, एचआर फंक्शन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन हो गया, उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा. बट दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी. तो अभी के लिए दिमाग में बाइफर्केशन क्लियर. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को और क्या बोल सकते हैं, बिजनेस डायरेक्शनल स्ट्रेटजी या ग्रैंड स्ट्रेटजी, या ग्लूक एंड जॉ ने एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रेटजी दी है उसमें सर आएगा स्टेबिलिटी, उसके अंदर आएगा एक्सपेंशन, उसमें आएगा रिट्रेंचमेंट एंड द लास्ट ऑप्शन विल बी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी. क्या एक एक को डिस्कस करना शुरू करें? हमको देखो सब स्ट्रेटजीज को डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा. स्टेबिलिटी के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन चाहिए, एक्सपेंशन ग्रोथ के ऊपर भी डिटेल डिस्कशन चाहिए, रिट्रेंचमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड कॉम्बिनेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. चारों का मतलब आराम से समझना पड़ेगा. एग्जाम में हर किसी पार्ट पे अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी और आपके एग्जाम में भी आ सकता है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज योर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी. इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 4.3. Let's start with the first one. Sorry, 4.4. The first one, stability strategy. पहले आपको एक ओवरव्यू देता हूं मैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, फिर हम जरा डिटेल में डिस्कशन करने के लिए जाएंगे. नाउ व्हाट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी? इस स्ट्रेटजी का मतलब है, अगर लेट्स से एज अ सेटल्ड बिजनेस आप ऑलरेडी काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, आपके जो एग्जिस्टिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपका जो एग्जिस्टिंग विजन है, आप बस उसको ही अचीव करना चाहते हैं. यहां पर आप कोई नया मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आना चाहते हैं, आप यहां पर मेजर रिस्क्स नहीं लेना चाहते हैं यहां पे आइडियली. मतलब इन केस ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी आप चाहते हैं आपके जो एग्जिस्टिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ही आप अच्छे से अचीव करते जाएं. हाँ, अब यहां पर चाहेंगे आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंक्रीमेंटली इंप्रूव हो. फॉर एग्जांपल, अगर लास्ट ईयर तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 10% मिल रहा था, इस बार आपको 11, 11.5 मिले, 12, 12.5 मिले, मतलब ऐसा इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट चाहिए आपको परफॉर्मेंस के अंदर. आप चाहोगे कि आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का और एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइजेशन हो, बट एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग गोल्स है उनको आप कंसिस्टेंटली अचीव करना चाहते हैं. अच्छा, lot of people believe stability strategy is a do nothing strategy. एक्चुअली में ऐसा नहीं है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार स्टेबिलिटी में कुछ नया इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, तो आप कर क्या रहे हैं नया.
बट देखो सेम लेवल को मेंटेन करना इज ऑल्सो नॉट अ इजी जॉब. यू नीड टू कीप अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑल चेंजेस आर देयर इन योर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करते रहना पड़ेगा. मतलब सेम पोजीशन को मेंटेन करने के लिए भी आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है दैट व्हाटएवर मार्केट डिमांड्स आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. तो यस, it may look like it is a do nothing strategy, but in reality it is not the case. In reality you are going to keep yourself up to date with the changes in business environment, and keeping yourself up to date that means कंसिस्टेंटली आप सिचुएशन एनालाइज करते जाएंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते जाएंगे, अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत बदलाव लेके आते जाएंगे. हाँ, आई अंडरस्टैंड आप यहाँ पे कोई रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं लेकर के आ रहे हो, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बट स्टिल एट द सेम टाइम रिटेनिंग द सेम पोजीशन ऑल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द बिजनेस ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज वाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए दैट इट इज अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. अच्छा, बेसिक मीनिंग समझ में आया स्टेबिलिटी का. अब मुझे बताओ, व्हेन डू यू थिंक इट इज सूटेबल टू अप्लाई स्टेबिलिटी? जब आपको लगता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप ऑलरेडी मेच्योरिटी स्टेज की तरफ जा रहे हो, यस और नो? मेच्योरिटी से एजिंग के आसपास है, तब आपने शायद स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए. एजिंग में जाने के बाद तो आप धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू कर देंगे एंड यू मे इवन थिंक अबाउट रिट्रेंचमेंट, बट इवेंचुअली मेच्योरिटी स्टेज में आपको लगेगा स्टेबिलिटी इज राइट. अच्छा, हो सकता है आपको थोड़ा कंपैरेटिवली लग रहा है कि मार्केट में मैच्योरिटी भी आ गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से, एट द सेम टाइम डिमांड के अंदर कोई इंक्रीमेंटल ग्रोथ एक्सपेक्टेशन नहीं है. तब आप चाहोगे शायद ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन को स्टेबलाइज कर लो, एज अ कैश काउ टेक आउट एज मच मनी एज possible. Then in that situation you can say stability strategy is going to be a suitable strategy for you guys. अच्छा, ये stability strategy अगर आप देखेंगे, सिचुएशन समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया. अब एग्जाम में आंसर कैसे लिखना पड़ेगा? देखो, डायरेक्टली पूछेगा स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज अ डू नथिंग स्ट्रेटजी, 2 मार्क के लिए डिफाइन करो क्या करने का है. आई टेल यू व्हाट द आंसर विल कम. या स्टेबिलिटी क्या है, कब स्टेबिलिटी सूटेबल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. तो एक एक क्वेश्चन को पिक करते जाते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इतना डिटेल में डिस्कस करते हैं दैट आफ्टर रीडिंग दिस वंस अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा आप आंसर कर पाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी एज पर योर मॉड्यूल्स. In your modules come to page number 4.4. Are you there? देखो सर, यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर आप चाहते हो आपके जो एग्जिस्टिंग वेल स्टैब्लिश या टेस्टेड ऑब्जेक्टिव्स है उनको ही अचीव करना, आपका जो एग्जिस्टिंग चोजन बिजनेस पाथ है उसको ही आप कंटिन्यूसली रन करना चाहते हैं. कैन आई से एट द सेम टाइम आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं आप अपने एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ्स को ही सेफगार्ड करना चाहते हैं. सर कैन आई से इट मीन्स यू आर गोइंग टू सर्व इन द सेम और सिमिलर मार्केट, प्रोडक्ट्स के अंदर भी कुछ मेजर बदलाव नहीं आएगा आइडियली, मतलब आप कुछ मेजर बदलाव बिजनेस में नहीं लाना चाहते हैं. तो ये कब सूटेबल रहेगा? व्हेन प्रोडक्ट्स हैव रीच द मैच्योरिटी स्टेज और आपके पास में सफिशिएंट मार्केट शेयर ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, तब आपके लिए स्टेबिलिटी सूटेबल रहने वाला है. अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है सर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज नॉट अ इज अ डू नथिंग स्ट्रेटजी. ऐसा नहीं है, इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करना. देखो, यू हैव टू रिमेन अपडेटेड and you have to keep up with the changes in the dynamic and volatile business world to preserve your market share. इसीलिए ऐसा नहीं बोल सकते हैं that stability strategy is a do nothing strategy. ये पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा. That's why it is not a do nothing strategy, because you have to keep yourself up to date. आपको डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट में सेम मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए भी रेगुलरली काम करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है. इसीलिए इसको डू नथिंग स्ट्रेटेजी नहीं बोलना चाहिए. ये दोनों पॉइंट को मार्क करना. डेफिनेशन लिखोगे, फिर ये पॉइंट आएगा और आएगा हेंस इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी. पढ़ो इस पॉइंट को एक बार. Done. Next page. Characteristics of stability strategy. Sir, same business, same product, same market exposure, no major change. At the same time, safe strategy है, status को maintain करना है बस. Major investments नहीं होने वाला है. रिस्क इन्वॉल्व कंपेरेटिवली बहुत कम रहने वाला है. यहां पर बिजनेस को रीडिफाइन वगैरह नहीं करने वाले हो, सेम प्रोडक्ट सेम तरीके से बेचने वाले हो, यहां पर कुछ मेजर बदलाव नहीं आने वाला है. ये सब इनडायरेक्टली अगर आप एक बार रीड भी कर लोगे तो आराम से एग्जाम में लिख सकते हो दैट सर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी. फिर जरा नीचे आओ. मेजर रीजंस सेम, या तो आप ऑलरेडी मेच्योरिटी स्टेज में आ गए हो, या आप बहुत कंफर्टेबल हो स्टेटस को के साथ में,
या सर बिजनेस एनवायरनमेंट ही अपने आप में बहुत स्टेबल है, आपको लगता है कुछ और करके फायदा नहीं है, इट इज नॉट एडवाइसेबल टू एक्सपैंड। एक पॉइंट को मार्क करना, पॉइंट नंबर ई को। आई विल एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट नंबर ई। व्हाट इज पॉइंट नंबर ई? बहुत बार कंपनीज अग्रेसिव एक्सपेंशन के बाद में सोचता है स्टेबलाइज करने के बारे में। अज्यूम करो एज अ कंपनी आपके पास में पहले लेट्स से पुणे के अंदर 3 स्टोर्स थे और आप अच्छा काम कर रहे थे। अब 3 स्टोर से अग्रेसिव एक्सपेंशन के लिए जाते हो एंड लेट्स से अक्रॉस महाराष्ट्र यू गो फ्रॉम 3 स्टोर टू लेट्स से 100 स्टोर्स डायरेक्टली। जब आप 100 स्टोर पे इमीडिएटली मूव करते हो सकता है जब आप इवैल्यूएट करोगे व्हेन यू एक्सपेंडेड फ्रॉम 3 to 100, ये जो 97 एडिशनल स्टोर्स आए इनमें से कुछ स्टोर्स शायद कंप्लीटली लॉस मेकिंग एंटिटीज हो सकते हैं, कंप्लीटली लॉस मेकिंग यूनिट्स हो सकते हैं, बट दिस यू विल रियलाइज आफ्टर एक्सपेंशन। So people say after aggressive expansion also comes a phase of consolidation or stabilization where you make a decision that you 97 जो additional stores है ना, शायद इनमें से ऐसे कुछ 10-15 स्टोर रहेंगे जो एक्चुअली में लॉजिकली नहीं कंटिन्यू करना, तो उनको हम बंद कर देंगे, बाकी हमारे ऑपरेशंस को स्टेबलाइज कर देंगे एंड वी विल रन एट दैट सेम स्केल फॉर अ ईयर और 2 टू अंडरस्टैंड। जैसे हम 3 स्टोर पे बहुत कंफर्टेबल थे वैसे 3 से हम लेट्स से 80 पे बहुत कंफर्टेबल बनना चाहते हैं, फिर वापस नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन शुरू होगा। देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर रैपिड एक्सपेंशन a firm might want to stabilize and consolidate their existing operations, इसलिए भी आप स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी चूज कर सकते हैं। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या? मतलब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, कब सूटेबल रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इतना अगर आपको आता है लेट देम आस्क एनी क्वेश्चन। सिर्फ एक ही ट्रिकी क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी इज अ डू नथिंग स्ट्रेटजी, कमेंट नहीं भैया ऐसा नहीं है, उसके लिए डेफिनेशन देना पड़ेगा और वो एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्या पॉइंट लिखना पड़ेगा? यू हैव टू कीप योरसेल्फ अप टू डेट विद द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड टू प्रिजर्व योर मार्केट शेयर। आपको सर डायनेमिक चेंजेस जो बिजनेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं उनको समझना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल होकर के अडेप्ट भी करना पड़ेगा। दैट पॉइंट हैज टू बिकम पार्ट ऑफ योर आंसर। इज दिस क्लियर टू यू? Giving you 1 minute, you can go through stability. If you're comfortable, we'll move on to the next one. Can you go to expansion? Now expansion और growth strategy सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो ऐसा नहीं है स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं आया है, बट अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन एक्सपेंशन या ग्रोथ के ऊपर आया, बिकॉज यहाँ पे कंटेंट बहुत ज्यादा डिटेल में दिया है। यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या, सब कुछ डिफाइन किया है। इसीलिए एग्जाम के अंदर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चांसेस ज्यादा है क्वेश्चन आपको एक्सपेंशन या ग्रोथ पे मिलेगा। सबसे पहले बेसिक मीनिंग क्या है एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी का एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, वो समझते हैं। अच्छा मुझे बताओ, इन केस ऑफ एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी आर वी ट्राइंग टू से हम हमारे बिजनेस के स्कोप को एक्सपैंड करना चाहते हैं, हमारे बिजनेस के स्कोप को बढ़ाना चाहते हैं। ये हो सकता है कि सेम प्रोडक्ट्स को ही नए मार्केट में बेचना होगा, या हो सकता है सेम मार्केट में नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने होंगे, या मे बी इट्स गोइंग टू बी अ न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट ऑल टुगेदर। याद है एनसॉफ का पढ़ा था अपने कॉन्सेप्ट, ग्रोथ मैट्रिक्स ही था वो, याद है क्या? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड द लास्ट वन वाज डाइवर्सिफिकेशन। दे ऑल वर पार्ट ऑफ माय ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी ओनली। सो यू नो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इज द मोस्ट अट्रैक्टिव स्ट्रेटजी। मेजॉरिटी बिजनेसेस बिलीव सेम लेवल पे रहना इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, यू टू कीप मूविंग, यू टू कीप ग्रोइंग, दैट इज द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड फिनोमिना। इसीलिए एक्सपेंशन को सबसे पॉजिटिव स्ट्रेटजी माना जाता है। अच्छा, क्या यहां पर मेजर इन्वेस्टमेंट्स आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या यहां पर आपके रिवॉर्ड्स इंप्रूव होंगे? बिल्कुल सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, बट साथ साथ में रिस्क इन्वॉल्व भी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। क्या? बिल्कुल बढ़ेगा। सर कब सूटेबल रहेगा ये एक्सपेंशन स्ट्रेटजी? जब सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के आप इंट्रोडक्टरी स्टेज पे या ग्रोथ स्टेज पे। मेजॉरिटी केस में स्टेबिलिटी आ जाता है, बट इंट्रोडक्टरी या ग्रोथ स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज मोस्ट सूटेबल वेयर यू विल गो फॉर अ एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी। बेसिक मीनिंग क्लियर है? पक्का?
अच्छा, ना हाउ डू वी एक्सपैंड, इस क्वेश्चन का आंसर अपने को पढ़ने का है, बट बिफोर वी गो देयर लेट्स फिनिश ऑफ द बेसिक्स ऑफ एक्सपेंशन फटाफट से, फिर हम जाएंगे डिटेल में एक्सपेंशन अचीव कैसे किया जा सकता है। चलो, इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर 4.5 देखो, एक्सपेंशन इज इंप्लीमेंटिंग बाय रीडिफाइनिंग द बिजनेस, मतलब हम यहां बिजनेस को रीडिफाइन करेंगे, या तो स्कोप को बढ़ाने वाले हैं, इसके लिए सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा, डायनेमिज्म लगेगा, प्रोमिसेस लगेंगे, सक्सेस होगा नहीं होगा, बहुत सारा यहां पर आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को बदलेंगे, अपना काम करने का तरीका बदलेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट रीडायरेक्शन और रीडेफिनेशन ऑफ योर बिजनेस। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, नंबर 1 रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। इज इट ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी? एब्सोल्युटली ऑपोजिट, क्योंकि यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, रिस्क भी बढ़ेगा, और एट द सेम टाइम रिवॉर्ड्स भी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। देखो, इट मे लीड टू सिग्निफिकेंट बिजनेस ग्रोथ, सर इट विल रिक्वायर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी, बिकॉज एक्सपेंशन करने का कोई एक देखो, स्टेबिलिटी का तरीका सिंपल है, जो कर रहे हैं वही अच्छे से करते जाने का है। एक्सपेंशन अचीव करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसीलिए इसको वर्सेटाइल स्ट्रेटजी बोलते हैं। देयर आर मल्टीपल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस अवेलेबल फॉर ग्रोथ। बोला था ना, मार्केट पेनिट्रेशन से ग्रोथ करने का है, मार्केट डेवलपमेंट से ग्रोथ करने का है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से ग्रोथ करने का है, या डाइवर्सिफिकेशन से ग्रोथ करने का है। यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस आने वाले हैं। इट इज नॉट दैट सिंपल एज वी डिस्कस्ड इन केस ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। क्या आपको बेसिक मीनिंग क्लियर है एक्सपेंशन का, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेबिलिटी, ये क्लियर है क्या? Giving you 2 minutes, read the basic meaning of expansion or growth strategy once again, along with the characteristic features. क्लियर है? अच्छा, एक डायग्राम पे आओ फटाफट, अभी पेज नंबर 4.7 पे। कैन यू सी ग्रोथ स्ट्रेटेजी? यू कैन अचीव दिस थ्रू 2 ways. One is internal, second is external. अब इंटरनल में भी 2 ऑप्शन है, एक है इंटेंसिफिकेशन एंड दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब बेसिकली आप इंटरनल रिसोर्सेज के बेसिस के ऊपर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इन टर्म्स ऑफ योर डिसीजंस, इन टर्म्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। देखो, रियल लाइफ में अगर आप मुझे पूछेंगे ना, इवन इंटरनल में जो ये एग्जांपल देगा वो अचीव एक्सटर्नल के थ्रू ही होगा। मतलब आपका एक्सपेंशन बोल रहा है इंटरनल के थ्रू है, बट एक्चुअली में उसको अचीव करने के लिए एक्सटर्नल मेजर्स का जरूरत पड़ने वाला है। मेरे बात सुनो, मुझे एक्सपैंड करने का है, डोंट यू थिंक सबसे कॉमन तरीका है अक्वायरिंग योर कॉम्पिटिटर्स, acquiring your suppliers? So when you're acquiring, that means you're using external method to achieve your internal objectives. So it looks like different, but in reality they both go hand in hand. इसीलिए इस तरीके का बाइफिकेशन करना नहीं चाहिए, बट क्या है, मॉड्यूल के अंदर इस तरीके से बाइफिकेट करके दिया, इसलिए आपको बता रहा हूं, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। रियल लाइफ में अंडरस्टैंडिंग अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक होता है इंटेंसिफिकेशन, एक होता है डाइवर्सिफिकेशन, एक होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, और एक होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस। बॉटम लाइन, पढ़ने 4 कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सा? पहला पढ़ना है इंटेंसिफिकेशन। क्या पढ़ने का है? इंटेंसिफिकेशन। दूसरा पढ़ना है डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा पढ़ना है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, एंड द लास्ट वन इज स्ट्रेटेजिक अलायंस। ये 4 कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है बेसिकली। अब इसमें इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने इंटरनल को अलोकेट कर दिया है, एंड मर्जर, एक्विजिशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस को उन्होंने एक्सटर्नल, क्योंकि देखो स्ट्रेटेजिक अलायंस थर्ड पार्टी के साथ में करोगे, मर्जर या एक्विजिशन थर्ड पार्टी के साथ में करोगे, इसलिए वो बोल रहा है कंसेप्चुअली वो इंटरनल है और कंसेप्चुअली ये एक्सटर्नल है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्सटर्नल के बिना इंटरनल का जो प्रोसेस है वो हो ही नहीं पाएगा। मेजॉरिटी केसेस में यू विल रियलाइज दैट। सो डोंट ट्राई टू मिक्स दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअली। सर इंटेंसिफिकेशन क्या पढ़ेंगे,
डाइवर्सिफिकेशन पढ़ेंगे, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी पढ़ेंगे एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस भी पढ़ेंगे। चारों के चारों इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिफोर वी गो देयर, कैन यू सी व्हाई यू गो फॉर अ ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी? यार इसका कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर सिंपल है यार, ये नेचुरल फिनोमिनन है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू ग्रो, इट्स अ नेचुरल एक्सेप्टेंस। डू यू गेट माय पॉइंट? देखो नंबर वन सर, ये बिल्कुल सिंपल है, हर एनवायरमेंट डिमांड करेगा कि आप अपने एक्टिविटी को बढ़ाओ, मतलब नंबर ऑफ एक्टिविटीज का जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम गेम को इंक्रीज करो। दैट्स व्हाई यू विल नॉर्मली गो फॉर एन एक्सपेंशन। या ये नेचुरली इंसान को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है व्हेन यू गो फॉर एक्सपेंशन रादर देन यू आर जस्ट सिटिंग एज अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ नेचुरली एक्सेप्टेड फिनोमिनन। देखो, यू विल हैव अ ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट इफ यू गो फॉर एक्सपेंशन इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर। तो मतलब बॉटम लाइन कोई रीजन नहीं है, ये नेचुरल है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना ही चाहेगा। बात समझ में आया क्या? कैन वी स्टार्ट डिस्कसिंग द इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स नाउ? देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले वी आर इन चैप्टर नंबर 4। व्हाट इज चैप्टर नंबर 4? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। इनको और क्या बोल सकते हैं? बिजनेस डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी और ग्रैंड स्ट्रेटेजी। या ग्लूक एंड जॉ ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजीज बना के दी है? क्या क्या ऑप्शन है सर इसमें? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन और ग्रोथ, थर्ड इज रिट्रेंचमेंट एंड द लास्ट वन इज योर कॉम्बिनेशन। पहला बड़ा स्टेबिलिटी, ध्यान रखना इट इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रेटेजी, अलग क्वेश्चन बन सकता है, बाकी बेसिक मीनिंग क्लियर है। एक्सपेंशन ग्रोथ बेसिक मीनिंग क्लियर है, स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं बोलता हूं किधर आएगा, या तो डाइवर्सिफिकेशन पे आएगा या स्ट्रेटेजिक अलायंस पे आएगा। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन इंटेंसिफिकेशन पे भी आ सकता है, बट इंटेंसिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है इस चैप्टर में? क्योंकि ये ऑलरेडी चैप्टर 2 में आ चुका है। ऑलरेडी एनसॉफ ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो ऑलरेडी सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस दिया है वापस से, दिस वाज ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर। तो सर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इंटेंसिफिकेशन कॉन्सेप्ट। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 4.8, कैन यू सी एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन? इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू ग्रो इंटरनली बाय इंटेंसिफाइंग। इंटेंसिफाइंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग द, सुनो ना, इंटेंस कॉम्पिटिशन मतलब स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। तो व्हेन आई से इंटेंसिफाइंग माय रिसोर्सेस, मतलब जो मैं ऑलरेडी काम कर रहा था ना उससे और बड़े स्केल पे काम करना चाहता हूं। मतलब मैं अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन से और बड़े पोजीशन की तरफ जाना चाहता हूं। अभी तक मैं एक प्लांट में 100 क्वांटिटी बना रहा था, अब मैं सर एक प्लांट में ही 200 क्वांटिटी बनाना चाहता हूं, 2 प्लांट में 400 क्वांटिटी बनाना चाहता हूं। आई वांट टू इंटेंसिफाई, मतलब इंक्रीज द पेस ऑफ माय एक्टिविटी और सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, बाय इंटेंसिफाइंग इट्स ऑपरेशन कैसे करना चाहूंगा सर? या तो मार्केट पेनिट्रेशन के थ्रू। देखो, आप कब ये एक्सपेंशन के बारे में सोचोगे? जब डिमांड बढ़ेगा। और डिमांड कब बढ़ेगा? या तो आप सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट को ज्यादा बेचना चाहते हो, या आप सेम प्रोडक्ट नए मार्केट को बेचना चाहते हो, या सेम मार्केट को कुछ नया बना के देना चाहते हो, तब जाके आप इंटेंसिफिकेशन करोगे ना यार। तो इंटेंसिफिकेशन कैसे अचीव करोगे? या तो मार्केट पेनिट्रेशन से, या मार्केट डेवलपमेंट से, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट से। क्या ये तीनों के तीनों हमको एनसॉफ ने ऑलरेडी पढ़ाया था और बताया था, और एनसॉफ के बताया भी था, याद है ना? ये ग्रोथ मैट्रिक्स के लिए ही रेलेवेंट स्ट्रेटेजीज है। एकदम तीनों को मतलब सेम लिखा हुआ है, एक बार शांति से पढ़ लो, आई एम श्योर इट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप एग्जाम में जाने से पहले ये टेबल को रीड कर सकते हो एक बार। इफ यू रीड इट, इट विल गिव यू इवन गुड अंडरस्टैंडिंग। देखो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट को डेवलप करना, मार्केट सेम है, मतलब कहना ही से, या तो प्रोडक्ट में नए फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, या नया प्रोडक्ट ही ऐड करना पड़ेगा डायरेक्टली, न्यू जनरेशन प्रोडक्ट और एडिंग न्यू फीचर्स इन द प्रोडक्ट, बेसिकली प्रोडक्ट रिफाइनमेंट। पेनिट्रेशन में क्या करेंगे सर? सेम मार्केट में मार्केट शेयर बढ़ाने का है, या प्रोडक्ट का यूसेज बढ़ाने का। याद है, बताया था पहले आपको, ग्रीन टी आप दिन में 1 बार पी रहे हो, अच्छा चीज नहीं है, दिन में 3 बार भी और बेटर रहेगा। मतलब बेसिकली बॉटम लाइन आप चाहते हो कंजम्पशन सेम मार्केट ज्यादा करना शुरू कर दे। मार्केट डेवलपमेंट मतलब सेम प्रोडक्ट है बट नए मार्केट में जाने का है, मतलब एक्सपेंडिंग ज्योग्राफिकली इनटू न्यू सेगमेंट्स ऑल टुगेदर। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन, जहां पे नया प्रोडक्ट नया मार्केट आएगा, ऐसा एनसॉफ ने बोला है। एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन क्या है अभी पढ़ना शुरू करेंगे। क्या इंटेंसिफिकेशन में 3 कोर चीजें आने वाली है? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या ये तीनों चीजें क्लियर है? कैन वी गो टू डाइवर्सिफिकेशन?
इंटेंसिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये एनसॉफ वाला कॉन्सेप्ट अलग से चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी स्टैब्लिश किया है। इंपॉर्टेंट क्या बोलता हूं, कम टू पेज नंबर 4.9, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। मार्क दिस एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन क्या है, फिर व्हाई कंपनीज वांट टू अचीव डाइवर्सिफिकेशन, एंड देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, वो डिस्कस करने का है। सर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? देखो सिंपल शब्दों में आप बोलना चाहोगे तो आप जो काम कर रहे हैं आप इसके बियॉन्ड जाके कुछ करना चाहते हो, यू वांट टू गो बियॉन्ड व्हाट यू हैव ऑलरेडी बीन डूइंग। कैन आई से दैट्स योर डाइवर्सिफिकेशन। सर व्हाई वुड कंपनीज वांट टू डाइवर्सिफाई? मेरा बात सुनो, क्यों कंपनी डाइवर्सिफाई करना चाहेगा? या तो उनके पास में एक्सेसिव रिसोर्सेज है जिनको कोई यूज नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में अनयूज या अंडर यूटिलाइज प्लांट मशीनरी पड़ा है, तो मेरे को लगता है यार इस प्लांट मशीनरी में ऑलरेडी 100 क्वांटिटी बना के बेच पा रहा हूं, थोड़ा प्रोडक्ट को रिफाइन करता हूं, नए तरीके से बनाता हूं, नए टारगेट मार्केट को भी टारगेट कर सकता हूं आसानी से। सो आई हैव अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज और एक्सेसिव फैसिलिटीज, या मेरे पास में सोर्सेज ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा है, मतलब आई हैव एम्पल मोर फंड्स जिसको हमको लगता है अभी तक कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्टेबल फंड्स है, नए इंडस्ट्री में एंटर करके डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचना चाहिए। या आप सिनर्जिस्टिक एडवांटेज अचीव करना चाहते हो। व्हाट इज सिनर्जिस्टिक एडवांटेज? मैं सिंपल एग्जांपल पहले भी देता था, एकदम सिंपल सा। अज्यूम करो आई एम ए लॉ टीचर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? तो मैं सीए में भी लॉ पढ़ा सकता है, सीएस के बच्चों को भी लॉ पढ़ा सकता है, सीएमए के बच्चों को भी लॉ पढ़ा सकता है। सिमिलरली लेट्स से आई एम एन ऑडिट प्रोफेसर, तो आई कैन टीच सीए के बच्चों को ऑडिट, एट द सेम टाइम एसीसीए में भी ऑडिट पढ़ा सकता है, सीपीए के अंदर भी ऑडिट पढ़ा सकता है पढ़ाने के लिए आइडियली। तो इट्स सिंपल, आप बेसिकली फायदा उठा रहे हैं आपके एक एग्जिस्टिंग टैलेंट का, कैपेबिलिटी का, और दूसरे नए नए सेगमेंट्स के अंदर एंटर करके वहां पे एक्सेस लेना चाहते हैं आपके मार्केट शेयर का। इस तरीके का एडवांटेज अगर आप डाइवर्सिफाई करने के लिए जाएंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। दैट्स योर सिनर्जिस्टिक एडवांटेज सिचुएशन। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एंड व्हाई कंपनीज वांट टू डाइवर्सिफाई, एग्जैक्ट वर्ड्स मॉड्यूल में क्या है पढ़ेंगे और मार्क करके रखेंगे। देखो, when a firm tries to grow and expand by diversifying, that is by entering into new products or fields, it is called as growth by diversification. That means you're going to enter into different products or industries altogether, different markets altogether. That's diversification. सर आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे? Why would you want to diversify? पहले पॉइंट नंबर सी में वापस से डेफिनेशन दी है, it is entry into new products और न्यू प्रोडक्ट लाइंस और न्यू सर्विसेज और न्यू मार्केट्स ऑल टुगेदर, जहां पर नया स्किल्स या टेक्नोलॉजी या नॉलेज का जरूरत पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट बेसिक डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। व्हाई वुड यू वांट टू डाइवर्सिफाई? उसका वर्ड्स बोलता हूं आपको। देखो, नंबर 1, एक्सेसिव फैसिलिटीज या कैपेबिलिटीज होंगी जो अभी अंडर यूटिलाइज पड़ी है आपके पास में, पॉइंट नंबर ई में दिया हुआ है। फिर सर आप सिनर्जिस्टिक एडवांटेज अचीव करना चाहते हो, पॉइंट नंबर जी में लिखा हुआ है। आपको लगता है वो पॉसिबल होगा क्योंकि आपके पास में बेटर रिसोर्सेस हैं और आपने शायद उन सबको कंबाइन करके साथ में ला करके एक लेवरेज क्रिएट करना चाहिए, फायदा क्रिएट करना चाहिए, एक सिनर्जी बेनिफिट मिलना चाहिए आपको, वो रीजन हो सकता है आपका। ये दो सबसे कॉमन रीजन है व्हाई वुड यू वांट टू डाइवर्सिफाई। सिंपल है ना यार, क्यों डाइवर्सिफाई करना चाहेगा? रिसोर्सेज हैं, कोई काम में नहीं आ रहे, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। या सर ऐसा लग रहा है मैंने ऑलरेडी एक अच्छा पूरा गेम प्लान क्रिएट किया है, एक अच्छा मार्केट क्रिएट किया है, एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट किया है, क्यों ना मुझे इसको उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। एक एग्जांपल बोलता हूं, एप्पल फॉर एग्जांपल, फ्रॉम बेसिक मैकबुक मैन्युफैक्चरर, वहां से आप आईफोन के अंदर एंटर करते हो, तो डोंट यू थिंक मैं पर्सनल कंप्यूटर, मैं साथ साथ में एक इंसान को फोन, साथ में उसको आईपैड भी दे रहा हूं, साथ में उसको वॉच भी बना के दे रहा हूं, साथ में उसको एयरपोर्ट्स भी बना के दे रहा हूं। कैन आई से आई एम क्रिएटिंग अ इकोसिस्टम ऑल टुगेदर, जहां पर चीजें एक साथ में कनेक्टेड है। तो मेरे पास एक टेक्नोलॉजी, एक बेस है जिसका फायदा मुझे हर अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर मिल रहा है। थोड़े दिनों बाद मैं कार बना के बेचूंगा, कर रहा है वो आइडियली ऐसा। तो आई एम ट्राइंग टू से दे विल ट्राई टू क्रिएट अ इकोसिस्टम वेयर दे कैन एंटर इनटू न्यू सेगमेंट्स वेरी इजीली टू क्रिएट अ गुड सिनर्जी एडवांटेज, क्योंकि उनको अलग अलग इंडस्ट्री में थोड़ा फायदा मिल रहा है अपने एग्जिस्टिंग स्किल सेट्स का, अपने एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज का। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब पॉइंट नंबर सी में डेफिनेशन दिया है। वाई डाइवर्सिफिकेशन? 2 पॉइंट याद रखना, सिनर्जिस्टिक एडवांटेज या आपके पास अनयूटिलाइज या अंडर यूटिलाइज फैसिलिटीज या रिसोर्सेज पड़े, उनका बेटर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नाउ टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन 4 है सर, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड,
कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट। 4 टाइप्स के डाइवर्सिफिकेशन है। अगेन चारों के चारों इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मुझे पूछोगे तो वर्टिकल एंड कॉन्सेंट्रिक है। कौन कौन सा? वर्टिकल एंड कॉन्सेंट्रिक। आंसर जैसे लिख के दिया उसके हिसाब से ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैं आपको एक पहले ओवरव्यू देता हूं चारों का। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल 4 एंड देन विल उड़ाओ 5। देखो ये डायग्राम दिया है। कैन यू सी इन द डायग्राम? एक अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, एज अ मैन्युफैक्चरर आप कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल या अदर इनपुट्स प्रोक्योर करते रहोगे। वो इनपुट्स आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग करोगे। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद क्या करोगे सर? मार्केटिंग वगैरह करोगे और डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोडक्ट बना के बेचेंगे। अगर मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरर हूं, अज्यूम अ सिचुएशन, और अब मैं वर्टिकली मेरा जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें ही एक कदम आगे जाना चाहता हूं या एक कदम पीछे जाना चाहता हूं। मतलब फॉर एग्जांपल आई एम मैन्युफैक्चरर, अभी मैं ऑलरेडी रॉ मटेरियल किसी और से प्रोक्योर करता हूं और डिस्ट्रीब्यूशन कोई और कर रहा है मेरे लिए, मार्केटिंग कोई और कर रहा है मेरे लिए। अब मैं चाहता हूं, मैं डाइवर्सिफाई करना चाहता हूं इन दिस वर्टिकल लाइन। मैं इस लाइन के बाहर नहीं जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टिक टू द सेम बिजनेस लाइन, आई वॉन्ट टू बी इन द सेम प्रोसेस ऑल टुगेदर। बट हाँ, आई वॉन्ट सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है उसका बार्गेनिंग पावर, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। मेरे पास एक्सेसिव पैसा आया, सबसे पहले सप्लायर को खरीद लेगा डायरेक्टली। नंबर 1, कैन आई से आई एम गोइंग 1 स्टेप बिहाइंड द प्रोसेस। This is called as backward integration. This is called as backward integration. When I'm going 1 step ahead, that is called as फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। प्रोडक्ट बनने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को खरीद रहा हूं मैं, मार्केटिंग चैनल्स को परचेस कर रहा हूं मैं, आफ्टर सेल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उस वाले पार्ट को मैं परचेस कर रहा हूं। दैट्स योर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो वर्टिकल में भी 2 ऑप्शन है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बट रिमेंबर यू आर इन द सेम प्रोडक्ट लाइन। क्लियर है क्या? अच्छा, व्हाट इज हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन? आप मैन्युफैक्चरर हो, आप दूसरे ही मैन्युफैक्चरर को खरीदना चाहते हो। अब आप रॉ मटेरियल वाले के पास नहीं जा रहे हो, अब आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के पास नहीं जा रहे हो। अब आप क्या बोल रहे हो? आपके ही इक्विवेलेंट या मे बी आपसे वीक कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर रहेगा जो सस्ते भाव में बिजनेस मिल रहा है मेरे को डायरेक्टली, क्यों ना मैं उसको खरीद लूं। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील अक्वायर्ड भूषण स्टील, इट्स कॉल्ड एज टाटा। अभी वो मतलब उसको भूषण स्टील था, अब टाटा भूषण स्टील बोलते हैं उसको। समझ रहे हो मेरा बात? तो आपने उसको अक्वायर कर लिया, वोडाफोन आइडिया केम टुगेदर, मर्जर हो गया दोनों का। समझ रहे हो मेरा बात? तो वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन के एग्जांपल। आप नोटिस कर रहे हो क्या कि जब हम ये वर्टिकल के अंदर और हॉरिजॉन्टल में ट्रांजैक्शन करने का ट्राई कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन मर्जर एक्विजिशन के थ्रू ही हो रहा है। वर्टिकल में आप सेम प्रोडक्ट लाइन में हो एज अ मैन्युफैक्चरर, या तो आप पीछे जा रहे हो या आगे जा रहे हो। हॉरिजॉन्टल में आप सेम लेवल पे ही हो, मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर को खरीद रहा है, यू आर इन द सेम प्रोडक्ट लाइन बट एट द सेम स्केल ऑल्सो, सेम लेवल पे ही है। अब ना आगे जा रहे ना पीछे जा रहे। दैट्स कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। दोनों को पढ़ते हैं पहले आराम से। वर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड का डिफरेंस पता होना चाहिए। इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 4.10। देखो, इन अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, firms opt to engage in businesses that are related to existing business. You rather vertically remain in the same process sequence. या तो आप कुछ कदम आगे जाएंगे, move forward, or you will go backward in the chain. Sir, the main feature is the firm does not jump outside the vertically linked product process chain. This is my product process chain. कि एक प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले शुरुआत रॉ मटेरियल, अदर इनपुट्स, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विसेज, दिस एंटायर लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज इज माय चेन ऑफ प्रोसेसेस जो मिलकर के एक पूरे बिजनेस को क्रिएट करती है। मतलब आप इधर रहने वाले हो, या तो एक कदम पीछे या एक कदम आगे। जब पीछे जाओगे उसको बोलेंगे बैकवर्ड, जब आगे जाओगे उसको बोलेंगे फॉरवर्ड। देखो नीचे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पेज पे आओ, 4.10। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है? सर, व्हेन यू आर क्रिएटिंग इफेक्टिव सप्लाई बाय एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर। मतलब तुम मैन्युफैक्चरर हो जो आपको इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा है, उनके बिजनेस में आप एंटर कर रहे हो, दैट मींस यू आर गोइंग अ स्टेप बिहाइंड। व्हेन यू आर गोइंग अ स्टेप अहेड, देखो, when moving forward in the value chain and entering the business lines that uses existing product, मतलब फॉरवर्ड में आप क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को खरीद रहे हो, मार्केटिंग चैनल को परचेस कर रहे हो, आफ्टर सेल सर्विसेज को परचेस कर रहे हो। मतलब हो सकता है ना कॉल सेंटर कोई और रन कर रहा होगा अभी तक आपके लिए, आप अब चाहते हो कि वो चीज भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आ जाए पूरा का पूरा। दैट मींस या तो आप खुद से शुरू करना चाहते हो उसको, या किसी को अक्वायर करके शुरू करना चाहते हो। बॉटम लाइन, अब आप वो एक्टिविटी के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में ऐसा बोलते हैं मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करना चाहिए,
प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचने का काम है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए। बट वंस आई बिकम बिग, आई वांट टू अक्वायर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑल्सो, ताकि मेरा मार्जिन अच्छा रहे, कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा, ताकि कोई भी नया प्रोडक्ट बेचना होगा तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। आई कैन डायरेक्टली डंप माई न्यू प्रोडक्ट विद द कस्टमर डायरेक्टली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। क्लियर है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। गो टू हॉरिजॉन्टल, बहुत ही सिंपल है सर। This includes integration by acquisition of one or more similar business which is operating at the same stage। मतलब जो आप कर रहे हैं वो लोग भी सेम ही चीज कर रहे हैं, मे बी कम स्केल पे कर रहे होंगे या ज्यादा स्केल पे कर रहे होंगे, अलग तरीके से कर रहे होंगे, बट यू आर एट द सेम स्टेज। दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। स्पेंड 2 मिनट्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वापस से रीड कर लो एक बार, इतना अच्छे से रीड करो, अगली बार आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए कैसे लिखने का। ठीक है, आगे बढ़े। लेट्स गो टू कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। इसको और इंपॉर्टेंट मार्क करना। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पढ़े होंगे, सेम मिडिल पॉइंट, उसके ऊपर मिडिल पे सर्कल बनते जाएंगे। डू यू गेट माय पॉइंट? तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कोई तो आपका ऐसा स्किल सेट रहेगा या कैपेबिलिटी रहेगा या कोर कॉम्पिटेंसी रहेगा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट है, और आपको लगता है ये चीज कॉमन रहेगी। हालांकि मैं प्रोडक्ट लाइन में बाहर चले जाऊंगा, बट बिकॉज ऑफ दिस स्किल सेट आई विल बी एबल टू बेट ऑन न्यू प्रोडक्ट्स इन न्यू सेगमेंट्स ऑल टुगेदर। थिंक लाइक दिस। Amazon प्राइम, Amazon के लिए आपको मालूम है एक बिजनेस है AWS, Amazon वेब सर्विसेज। डू यू गेट माय पॉइंट? क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट्स इन द वर्ल्ड, यस और नो? हालांकि उनका कोर बिजनेस क्या था? प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने। आई एम टॉकिंग अबाउट Amazon, नॉर्मल कोर बिजनेस, प्लेटफॉर्म बनाया, लोग प्रोडक्ट्स आके लिस्ट करते हैं, लोग प्रोडक्ट्स आके कंज्यूम करते हैं। डू यू गेट माय पॉइंट? बट AWS को यूज करते हुए डोंट यू थिंक प्राइम को मैंने एज अ सर्विस इंटीग्रेट किया दैट गिव्स यू वीडियो का एक्सेस, म्यूजिक का एक्सेस, एट द सेम टाइम फास्ट डिलीवरी का ऑप्शन ऑल्सो। मतलब मैं क्या कर रहा हूं प्राइम, आई एम कीपिंग वन ऑफ माई कैपेबिलिटी एज अ बेस। जब मैं आपको एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं ना, आपको मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूं उससे प्राइम क्यों खरीदो, प्राइम खरीदने की मल्टीपल चीजें बता रहा हूं आपको मैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंश्योर दैट द कस्टमर स्टिक्स टू मी। डू यू गेट माय पॉइंट? ताकि उसको कोई भी चीजों में जाना हो, अलग अलग सेगमेंट के लिए उसको सर्विसेज चाहिए, सब सर्विसेज मेरे से मिलेंगे, बट ट्राई टू स्टिक टू माय ऑर्गेनाइजेशन। सेम वे अगर आप एग्जांपल लेंगे एप्पल का भी, तो टेक्नोलॉजी इज द बेस। अगर आप iOS इसका बात करेंगे, इसमें भी iOS है, फोन के अंदर भी iOS रहने वाला, आपके पास में मैकबुक के अंदर भी iOS रहने वाला। डू यू गेट माय पॉइंट? iOS इज द कोर पार्ट जिसके ऊपर उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स को डेवलप कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन बोलता है आपका कोई तो स्किल सेट रहेगा। ये स्किल सेट आपका टेक्नोलॉजी हो सकता है, आपका मार्केटिंग स्किल्स बढ़िया हो सकता है, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तुम देखो MI भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचता है, फोन बेचता है, लैपटॉप बेचता है, ये वाटर प्यूरिफायर बेचता है MI फोन, क्या फोन तो बेचता है, पेन भी बेचता है आइडियली। बट MI फेमस क्यों है? उसने ब्रांड रेपुटेशन क्रिएट किया मार्केट में कि हम रीजनेबल प्राइस में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करके देंगे। तो कैन आई से समटाइम्स योर मार्केट रेपुटेशन कैन आल्सो बिकम अ बेस व्हिच हेल्प्स यू इन एंटरिंग इनटू मल्टीपल अरीनास वेरी इजीली। दैट्स कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, जहां पर आप इनडायरेक्टली इस प्रोडक्ट लाइन से बाहर जा रहे हो, बट कुछ ना कुछ कॉमन है जो आपको दूसरे इंडस्ट्री में एंटर करने में हेल्प कर रहा है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इन केस ऑफ वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन यू आर इन दिस चेन ओनली, आप इस चेन के अंदर ही थे। कॉन्सेंट्रिक में आप इससे बाहर निकलने वाले हो। हाँ, कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा जो आपको दूसरे सेक्टर में एंटर करने में हेल्प कर रहा है। कम देयर, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड, the new business is linked to the existing business either through a process or through technology
or through marketing. Rather, new product is a spin-off of your existing facilities and processes. Can I say यहां पर आपको synergy benefit मिलने वाला है significant? Yes, बिल्कुल significant synergy benefit मिलने वाला आपको. अब यही इंश्योर करेंगे कि कैसे इस प्रोसेस को बेस रख करके नए चीजों को इंटीग्रेट कर दिया जाए. अब देखो फॉर एग्जाम्पल गूगल एड एक अलग स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है फॉर गूगल. कैन आई से इनडायरेक्टली उसको ही उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया विद यूट्यूब ऑल्सो, क्योंकि यूट्यूब इज ऑल्सो अक्वायर्ड बाय देम ओनली. Don't you think my अलग-अलग businesses can also get integrated and I can give a complete ecosystem? सेम इसी तरीके से अगर तुमको एडवर्टाइजमेंट करना है इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपको जो फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है दैट कैन बी यूजफुल, क्योंकि फेसबुक अक्वायर्ड इंस्टाग्राम. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एट द सेम टाइम वो ये भी बोलता है कि आप चाहते हो आपके इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली ऐसा कनेक्ट बटन रहे जो आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट करे, बिकॉज व्हाट्सएप भी उन्होंने एक्वायर किया हुआ है. सो आई एम ट्राइंग टू से यूजिंग माई टेक्नोलॉजी आई कैन हेल्प यू टू शिफ्ट बिटवीन प्लेटफॉर्म्स. So concentric is basically keeping something as a base, but at the same time helping you to entering into different product lines all together. That's called as concentric diversification. देखो concentric differs from, note को mark करना बहुत important है, differs from vertically integrated diversification on the basis of how they are linked to the new product. मतलब सर vertical के अंदर ध्यान रखना नया प्रोडक्ट विल बी विद इन द सेम प्रोडक्ट प्रोसेस चेन. आप उस चेन के अंदर ही रहने वाले, उससे बाहर नहीं निकलोगे. अभी तक मैन्युफैक्चरर थे, अब शायद रॉ मटेरियल सप्लायर बन जाओगे, अब शायद मार्केटिंग करने वाला काम भी अपने पास आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपने पास में आ जाएगा. बट देखो इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन देयर विल बी ए डिपार्चर फ्रॉम दिस वर्टिकल लिंकेज. रादर आप यहां से बाहर निकल करके नए प्रोडक्ट प्रोसेस चेन में एंटर करेंगे. देखो द न्यू प्रोडक्ट इज ओनली कनेक्टेड इन अ लूप लाइक मैनर. सुने क्या लूप लाइक? लूप इज समथिंग इज कॉमन, यहां से सर्कल बनाते जाते हो आप. दैट्स कॉल्ड एज लूप लाइक मैनर. मतलब कुछ एक दो चीजें कॉमन रहने वाली है, एसोसिएशन रहने वाला है, बट इट्स गोइंग टू बी अ न्यू प्रोडक्ट ऑल टुगेदर. दैट्स योर कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन. क्लियर है क्या? पक्का? आपको और सिंपल एग्जांपल से तो आपको बोलता हूं, जैसे ये फेमस डिजाइनिंग हाउसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा वर्साचे. वर्साचे एक बहुत फेमस इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है. कपड़े तो आते ही हैं वर्साचे के, वर्साचे के टाइल्स भी आते हैं. अब सोचो वर्साचे को टाइल्स बनाने का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, बट वर्साचे का ब्रांड रिकॉग्निशन है और ब्रांड फॉलोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो बोलता है हम कुछ भी बना सकते हैं. सो हियर ब्रांड नेम इज कॉमन व्हिच हेल्प्स यू टू एंटर इनटू अ न्यू इंडस्ट्री ऑल टुगेदर. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? उनका स्किल सेट नहीं है टाइल बनाने का, बट वो किसी और से टाइल बनवाएगा और अपना ठप्पा लगवा लेगा. बॉटम लाइन, that's your concentric diversification. Last one is conglomerate. It's basically simple. नया मार्केट, नया प्रोडक्ट, it is completely unrelated diversification. क्या बोल सकते हो उसको आप? Unrelated. अभी तक जो पढ़े थे तीनों के तीनों रिलेटेड थे. हॉरिजॉन्टल भी रिलेटेड था, वर्टिकल भी रिलेटेड था, कॉन्सेंट्रिक भी रिलेटेड था, बट दिस इज कंप्लीटली अनरिलेटेड. दैट मीन्स देयर इज नो लिंकेज टू योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मार्केट और टेक्नोलॉजी. कंप्लीटली नया प्रोडक्ट, नया बिजनेस में आप एंटर करने वाले हो. इट इज एब्सोल्युटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन. दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन. देखो सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन ही क्या होता है, फिर why would a company want to diversify, reasons for diversification, फिर पढ़ा वर्टिकली इंटीग्रेटेड, उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या है, फिर हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड पढ़ा, फिर कॉन्सेंट्रिक पढ़ा और फिर कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा. बॉटम लाइन हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंटरनल में इंटेंसिफिकेशन क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है. इंटेंसिफिकेशन में तीन चीजें पढ़ी थी, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड एक्चुअल डाइवर्सिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है. Where are we? We are in chapter number 4. Giving you 2 minutes. If you have any doubts, ask me. We'll just go through this. ठीक है. अब देखो एक्सटर्नल में दो पार्ट्स हैं, एक है मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड दूसरा है स्ट्रेटेजिक अलायंस. सबसे पहले इस पार्ट में, इस सेशन में मर्जर्स एंड एक्विजिशन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे. देन इन द सेकंड सेशन वी विल स्टार्ट विद आवर स्ट्रेटेजिक अलायंस कॉन्सेप्ट. टॉकिंग अबाउट मर्जर्स एंड एक्विजिशन, आई एम श्योर आपको डायग्राम याद रहेगा.
जब इक्वली ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास ऑलमोस्ट सिमिलर मार्केट शेयर है, व्हेन दे वांट टू कम टुगेदर, जॉइन देयर ऑपरेशंस, देन यू कैन से इट्स अ मर्जर सिचुएशन। जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी एक कंपेरेटिवली वीकर ऑर्गेनाइजेशन को अक्वायर कर लेता है, खरीद लेता है, दैट्स कॉल्ड एज एक्विजिशन। अब एग्जाम में क्या आता है? टाइप्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। जैसे 4 टाइप के डाइवर्सिफिकेशन थे, देखो वो ऑलमोस्ट चारों टाइप के जो डाइवर्सिफिकेशन थे उसको अचीव करने के लिए या तो आप खुद से ही रॉ मटेरियल बनाना शुरू करो, बट दैट्स नॉट इजी जॉब, या तो आप खुद से ही अपने स्केल को बढ़ा लो। बट मेजॉरिटी डाइवर्सिफिकेशन के जो अलग अलग ऑप्शंस थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमेरेट, मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस इन टुडेज वर्ल्ड यूज द मोस्ट कॉमन मेथड, दैट इज मर्जर और एक्विजिशन। सी एक्विजिशन उससे भी ज्यादा कॉमन है मर्जिंग से भी, समझ रहे हो मेरा बात? मर्जिंग तो तब होता है जब इक्वल कैटेगरी की एंटिटी साथ में आके काम करना चाहती है। डू यू गेट माय पॉइंट? एक्विजिशन ही जब एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को खरीद लेता है। बॉटम लाइन, आपके चारों के चारों डाइवर्सिफिकेशन को इनडायरेक्टली अचीव करने के लिए आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशन का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 टाइप्स है मर्जर्स और एक्विजिशन के, सेम वर्टिकल, सेम हॉरिजॉन्टल, सेम कॉन्ग्लोमेरेट, और जैसे वहां पे कॉन्सेंट्रिक था, यहां पर वर्ड मतलब सेम ही है बट टर्म इज को जेनेरिक। द टर्म इज को जेनेरिक, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इधर आओ, डेफिनेशन पढ़ लो फटाफट से पहले। सर व्हाट इज मर्जर्स और एक्विजिशंस? पेज नंबर 4.13, आर यू देयर? Organizations consider M&A proposal in a systematic manner so that the marriage will be mutually beneficial, a happy and lasting affair. Okay, interesting. Why mergers or acquisition? क्योंकि आपको synergy benefit मिलने वाला है। तो सर in simple terms, merger or acquisition is a process of combining 2 or more organization together. या तो actual merge होगी, जब साथ में आएगी दोनों का existing नाम खत्म हो जाएगा, नया नाम आ जाएगा, जैसे वोडाफोन एंड आइडिया इज VI, वोडाफोन आइडिया अलग अलग थे, अब वो VI बन गए, समझ रहे हो मेरा बात तुम? या एक्विजिशन हो जाएगा डायरेक्टली, जहां पर आप उस कंपनी को अपने ऑपरेशन के साथ में मर्ज कर लोगे। देखो इधर आओ, मर्जर एक्विजिशन। सर मर्जर इज अ प्रोसेस व्हेन 2 और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू एक्सपैंड देयर बिजनेस ऑपरेशन। फ्रेंडली टर्म्स में होता है। एक्विजिशन व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर अनदर ऑर्गेनाइजेशन, इनके हिसाब से ये अनफ्रेंडली होता है, समझ रहे हो मेरा बात? जरूरी नहीं है, समटाइम्स अ कंपनी में happily want to sell their business. Do you get my point? There is no such problem. But इनके हिसाब से ये अनफ्रेंडली मैनर में होगा, फोर्स्ड एसोसिएशन है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। टाइप्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन, पहला वाला हॉरिजॉन्टल मर्जर। देखो मर्जर विद डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, ऑलमोस्ट सेम काम करता है, डायरेक्टली उस साथ में मर्ज कर लेने का ऑपरेशन को। मैंने आपको एग्जांपल दिया वोडाफोन आइडिया का, और बहुत क्लासिक एग्जांपल। एक जमाने के अंदर आर्सेलर एंड मित्तल, 2 अलग अलग स्टील जायंट्स हुआ करते थे, दे केम टुगेदर एंड आर्सेलर मित्तल एक नया एंटिटी बन गया। दैट इज अनदर एग्जांपल। वर्टिकल मर्जर, सर यहां पर ध्यान रखना मेरा बात, इन आपका प्रोडक्ट लाइन के अंदर एक बड़ा मैन्युफैक्चरर सप्लायर के साथ में ऑपरेशन मर्ज कर ले या उसको अक्वायर कर ले। बॉटम लाइन वर्टिकल मर्जर में आप सेम प्रोडक्ट प्रोसेस चेन के अंदर या तो बैकवर्ड जाएंगे या फॉरवर्ड जाएंगे। तीसरा चीज को जेनेरिक, इट इज सिमिलर टू योर कॉन्सेंट्रिक। देखो when 2 or more merging organizations are associated in some way or the other, that means there is something in common. There is something in common. Such merger is the extension of product line or acquiring components that are required for day-to-day operation. Example देखो, an organization in white goods category such as refrigerators can diversify by merging with businesses in kitchen appliances. क्योंकि सब कुछ एक ही जगह पे आता है इसलिए। Conglomerate is completely unrelated. कंप्लीटली अनरिलेटेड बिजनेसेस कमिंग टुगेदर। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ऐसा कब होगा? जब एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप किसी कंपनी को खरीद ले। फॉर एग्जांपल टाटाज बाइंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑल टुगेदर, दैट मींस वहां पे कंप्लीटली अनरिलेटेड हो तो भी चलेगा, बट यस दैट बिजनेस इज अक्वायर्ड बाय अ बिग बिजनेस ग्रुप, दैट कैन बी कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर और एक्विजिशन। बहुत सिंपल सी चीजें, ज्यादा फोकस डाइवर्सिफिकेशन पर करो। एग्जाम में डाइवर्सिफिकेशन में ज्यादा क्वेश्चन आता है, बट अगर मर्जर एक्विजिशन पे आ भी जाए तो एक बार रीड करके आप चले जाना, इट शुड बी मोर देन सफिशिएंट। देखो टेक्निकली इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल में क्या था? इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में 4, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट, कंप्लीटली नया। इन केस ऑफ एक्सटर्नल मर्जर एंड एक्विजिशन एंड दूसरा स्ट्रेटेजिक अलायंस, अभी तक एक ही पढ़ा है, दैट इज योर मर्जर्स एंड एक्विजिशन।
अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पहले स्ट्रेटेजिक अलायंस पढ़ेंगे और फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी को, एंड दैट विल बी योर एंड ऑफ चैप्टर नंबर 4। बहुत सिंपल है, थोड़ा डिटेल में है चैप्टर कंपैरेटिवली, बट आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए बिकॉज अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, वर्टिकल पे क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेंट्रिक एंड वर्टिकल अलग कैसे, वो नोट लिखवा के दिया वहां पर क्वेश्चन आ सकता है, मतलब क्वेश्चन स्पेसिफिक थोड़ा प्रिपरेशन आपने करना चाहिए। अभी गुड, विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।